प्रखर वक्ता होना, जीवंत बाड़ी का स्वामी होना, प्रभावी शैली में श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने की क्षमता जिसमें हो वह सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक सफल होने की संभावना रखता है। बातचीत करना भाषण की कला सीखने का सबसे पहला सिद्धांत है। यानी बोलिए, डिस्कशन में हिस्सा लीजिए, अपनी प्रतिभा का खुद आकलन कीजिए और दर्शकों की आलोचना से सीखने की कोशिश कीजिए। सवाल यह है कि महान वक्ता में कौन से विशेष गुण होते हैं और उन गुणों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। खुद के व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी कमी है जो इन गुणों की प्राप्ति में बाधा बन सकती है। इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स के बारे में महान लेखक डेल कार्नेगी की शानदार एवं सर्वाधिक पसंद की जाने वाली बुक अच्छा बोलने की कला और कामयाबी से बताया जा रहा है, जिसके द्वारा कोई भी सामान्य व्यक्ति दर्शकों के सामने बोलने के क्षेत्र में कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकता है। तो देखते रहिए। नंबर 1, दर्शकों के सामने भरोसा हासिल करना। किसी लेख को पढ़कर मंच के डर से मुक्त होना संभव नहीं है। बुक के जरिए पानी में बर्ताव करने के उत्तम सुझाव तो मिल सकते हैं, लेकिन तैराकी सीखने के लिए पानी में छलांग लगानी ही पड़ती है। स्पीच से पहले अभ्यास और केवल अभ्यास के जरिए ही दर्शकों के सामने पैदा होने वाले डर से मुक्त हुआ जा सकता है। जैसे तैराकी में विश्वास जमाने के लिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह बोलने के जरिए ही बोलने का पाठ सीखा जाता है। यदि शुरुआती दौर में मंच से डर लगता है तो इससे निराश नहीं होना चाहिए। निपुण से निपुण वक्ता कुछ अनजाने कारणों की वजह से आज तक मंच के भय से नहीं उबर पाए हैं। विषय की संपूर्ण जानकारी होना पर्याप्त तैयारी नहीं मानी जा सकती। आत्मविश्वास हासिल करने के लिए विषय विशेष पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। बिना तैयारी या विषय के बारे में कम जानकारी के साथ दर्शकों के सामने पहुंचने पर वक्ता व्याकुल प्रतीत होता है। दर्शकों का समय खराब करने के लिए शर्म का भी आभास होता है। इसलिए बेहतर है कि उचित तैयारी के साथ मंच पर पहुंचा जाए। स्पीच से पहले विचार प्रस्तुत करने का अंदाज निश्चित कर लेना चाहिए। शुरुआती वाक्यों की तैयारी बेहद अच्छी होनी चाहिए। ऐसा करने से स्पीच की शुरुआत में सही और सटीक शब्द खोजने में वक्त खराब नहीं होता। इसके अलावा स्पीच के विषय पर मजबूत पकड़ से डरा भी नहीं होता। नंबर 2, एक जैसे ढंग की निरस्ता। एक ही ढंग से बोलने वाले व्यक्तियों का स्वर एवं लहजा ही नहीं, बल्कि शब्दों पर जोर देने का तरीका, गति और विचार भी सामान्य रूप से निरस होते हैं। एक जैसे ढंग से बोलने से केवल अपराध नहीं, बल्कि एक मामूली सी चूक की वजह से होने वाला गुनाह है। मान लें आपके बगल वाले मकान में यदि केवल 3 गानों को बार बार जोर से बजाया जाए तो यकीनन आप मान लेंगे कि आपके पड़ोसी के पास केवल 3 गानों का ही कलेक्शन है। इसी प्रकार यदि वक्ता एक जैसी ऊर्जा के साथ स्पीच देते रहे हैं तो मान लिया जाता है कि वक्ता के स्वरों के उतार चढ़ाव की क्षमता विकसित ही नहीं हुई है। दरअसल एक जैसे ढंग से बोलना हमारी सीमाओं को दर्शाती है। एक जैसे ढंग से बोलना दर्शकों पर प्राणनाशक प्रभाव डालने का काम करती हैं। ये चेहरे की रौनक छीन लेती हैं, आंखों की चमक कमजोर कर देती हैं। बहुत ज्यादा एक ही ढंग से बोलना काल कोठरी की सजा के समान है। अगर एक मेज पर एक कंचा रखें और लगातार 18 घंटे तक उस कंचे को एक जगह से दूसरी जगह पर धकेलते रहें, दावे के साथ आपकी हालत पागलों जैसी हो जाएगी। इसी तरह एक ही ढंग से बोलने वाले वक्ता श्रोताओं को पागल कर देते हैं। नंबर 3, स्वर बदलने की कुशलता। स्वर में बदलाव करने की कला लगभग सभी नौसिखियों के लिए अड़चन का काम करती है। यहाँ तक कि बहुत से निपुण वक्ताओं के लिए भी यह तब ज्यादा भयंकर हो जाती हैं जब स्पीच को याद किया जाए। स्वर में अंतर दर्शकों में रुचि पैदा करती हैं, लेकिन दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने का सबसे आसान तरीका है सही जगह पर बल का प्रयोग। महत्व देने योग्य शब्द या वाक्य पर सही एवं सटीक बल देना बेहद जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कहना है कांग्रेस आगे क्या करने वाली है मुझे नहीं पता, तो इसमें कांग्रेस आगे क्या करने वाली है को ऊंचा स्वर में बोलेंगे और मुझे नहीं पता को नीचे स्वर में। स्पीच के दौरान अचानक स्वर में बदलाव और वाक्य विशेष पर दिए गए जोर के जरिए वक्ता सवाल की गंभीरता को दर्शाता है। नंबर 4, गति में बदलाव की कुशलता। गति में किया गया बदलाव प्रभावशाली होता है और दर्शकों को आकर्षित करता है। यदि कोई रेलगाड़ी 110 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रही है तो मुमकिन है कि आप उस रफ्तार पर ध्यान न दें, लेकिन यदि अचानक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर चलने लगे तो आपका ध्यान जरूर आकर्षित होगा। संभव है कि रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त आपका ध्यान धीमे बज रहे संगीत पर न जाए,
लेकिन यदि संगीत की आवाज अचानक तेज कर दी जाए तो आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस ओर जाएगा। यह सिद्धांत भाषा की कला में भी समान रूप से लागू होता है। यदि आप कोई महत्वपूर्ण तथ्य दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं तो तथ्य को कुशलता से पेश कीजिए। निसंदेह ऐसा करने पर दर्शकों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा। नंबर 5, विराम एवं ऊर्जा। एक प्रभावशाली वक्ता के लिए महत्वपूर्ण वाक्य या मुहावरे की शुरुआत या अंत में विराम लेना आवश्यक होता है। किसी विचार को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हल्का सा विराम लें, दिमाग की शक्तियों को संयोजित करें, फिर नई जोश के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत करें। फॉर एग्जाम्पल, दिन रात, बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और शीत ऋतु, इन सभी मौसमों के बीच में एक ठहराव होता है। इसके अलावा दिल की धड़कनों के बीच भी ठहराव होता है। इसलिए विराम का उपयोग कीजिए और दर्शकों को गंभीरता से विचार के महत्व को समझने का मौका दीजिए। दर्शक चुप्पी के बाद कही गई बात बेहद गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं। सावधानी के तौर पर एक हिदायत बेहद जरूरी है। विराम और ठहराव के सिद्धांत का बहुत ज्यादा अभ्यास न करें। विराम के ज्यादा अभ्यास से भाषा शैली बोझिल और विचित्र हो सकती है। इस बात का भी खास ख्याल रखना जरूरी है कि विराम किसी आम विचार को महत्वपूर्ण साबित करने का काम नहीं कर सकता। नंबर 6, भाषण शैली में एकाग्रता। हर व्यक्ति में वातावरण की बाकी घटनाओं से ध्यान हटाकर खुद को एकाग्र करने की शक्ति होती है। शरीर के किसी हिस्से में होने वाली पीड़ा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने से पीड़ा और बढ़ जाती है। टेनिस के खेल में प्रहार पर ध्यान दीजिए, प्रदर्शन में खुद ब खुद निखार आ जाएगा। एकाग्रता का अर्थ है किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना और बाकी चीजों से ध्यान हटाना। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। इस कमी पर सबसे पहले ध्यान दें। कमी को सुधारने की भरपूर कोशिश करें। निश्चित रूप से समाधान निकल आएगा। इच्छा और अभ्यास के द्वारा इच्छा शक्ति को विकसित करें। हर कीमत पर ध्यान लगाएं, निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। नंबर 7, भावना एवं जोश। इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। घड़ी बनाने वाली एक कंपनी ने घड़ी की 2 किस्मों को 2 अलग अलग विज्ञापनों के जरिए बेचने का रास्ता आजमाया। पहले विज्ञापन में घड़ी बनाने की बेजोड़ विधि, कारीगरी और घड़ी के लंबे समय तक टिकाऊ रहने का भरोसा प्रदर्शित किया गया। दूसरे विज्ञापन में गर्व करने लायक घड़ी जैसी पंचलाइन के जरिए घड़ी खरीदने से संबंधित गौरव का व्याख्यान किया गया। विज्ञापन का दूसरा तरीका बेहद पसंद किया गया और पहले के मुकाबले दूसरे मॉडल की घड़ियों की बिक्री दुगनी रही। इंसान एक भावनात्मक प्राणी है। एक प्रभावशाली वक्ता बनने के लिए दर्शकों में विषय के अनुसार भावना पैदा करना बहुत जरूरी होता है। वाद विवाद की कला में निपुण वक्ता अच्छी तरह से जानते थे कि भाषण का भावनात्मक पहलू सबसे अहम होता है। उत्साह कोई कमीज नहीं है जिसे जब चाहे पहन लो और जब चाहे उतार दो। उत्साह को बुक में मौजूद नसीहतों से भी हासिल नहीं किया जा सकता। उत्साह समय के साथ विकसित होने वाला प्रभाव होता है। लेकिन सवाल यह है कि किस चीज का प्रभाव, इसे जानने की कोशिश करते हैं। भाषा में एहसास पैदा करने का बस यही एकमात्र रास्ता है कि बोलते समय विषय को दिल से महसूस करें और बाकी सब भूल जाएं। आप जिस एहसास का वर्णन करना चाहते हैं उसके किरदार में पूर्ण रूप से उतर जाएं। आप जिस उद्देश्य की वकालत कर रहे हो, जिस मामले पर बहस कर रहे हो, उसे कपड़ों की तरह धारण कर लें, उसमें समा जाएं और इस दौरान बाकी सब भूल जाएं। इस तरह भाव के सही मतलब तक पहुंचा जा सकता है। विषय में सहानुभूति का भाव पैदा किया जा सकता है। प्रकट की जाने वाली भावना निजी भावना जैसी प्रतीत की जा सकती है। ऐसा करने से विषय का एहसास समाहित हो जाता है और उत्साह वास्तविक एवं संक्रामक रूप धारण कर लेता है। नंबर 8, तैयारी के जरिए भाव। मोटे तौर पर कहें तो मजबूत तैयारी स्पीच में भाव पैदा करने का एकमात्र तरीका है। निश्चित तौर पर कलाकार में मौजूद पैदाइशी गुण बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन जन्म से प्राप्त गुणों को निखारने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास के द्वारा उन गुणों को भी हासिल किया जा सकता है जो व्यक्तित्व में प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होते। जानकारी को एक साथ कर उसे निश्चित रूप देने को संपूर्ण तैयारी नहीं मानना चाहिए। अभ्यास के बिना तैयारी संपूर्ण नहीं हो सकती, यानी जानकारी के अनुसार स्पीच का अभ्यास करना बेहद आवश्यक होता है। इस सिद्धांत के आधार पर की गई तैयारी और अभ्यास का असर निश्चित समय के बाद ही महसूस होता है। लिहाजा शुरुआती विफलता से ना तो घबराएं और ना ही निराशा को हावी होने दें। शुरुआत में इस पद्धति को अपनाने से होने वाले प्रभाव को नजरअंदाज करें और भविष्य में सकारात्मक परिणाम की कल्पना करें। मंच पर पहुंचने के बाद केवल विषय के बारे में सोचें। दर्शकों और वक्ता के बीच एक दूसरे के भाव समझने की असीम शक्ति होती है। वक्ता द्वारा संकेतों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए विचारों को दर्शक आसानी से समझ लेते हैं। नंबर 9,
स्वर का जादू। स्वर की आनंददायक लय में माहौल को मदहोश करने का जादू होता है। सड़कों पर मौज मस्ती करते बच्चों की आवाज का आकर्षण मन को प्रसन्न कर देता है, लेकिन अस्पताल में सहमी हुई आवाजें हताशा पैदा करती हैं। एक निपुण चिकित्सक मरीज की आवाज से बीमारी की गंभीरता को भाप लेता है। स्वास्थ्य का गिरना और स्वास्थ्य से संबंधित चिंता स्वर में उदासी भर देती हैं। जिस प्रकार बीमार शरीर को स्वस्थ करने के लिए आराम की जरूरत होती है, उसी प्रकार भाषण से पहले निराशा को दूर करने के लिए एकांत की जरूरत होती है। पहनावे से अक्सर इंसान के व्यक्तित्व का पता लग जाता है। आवाज भी व्यक्ति विशेष से संबंधित कई राज खोलती है। तुच्छ महिला, निर्दयी पुरुष, पथभ्रष्ट इंसान, व्यवहारिक व्यक्ति, सभी स्वर और लहजे के जरिए असल व्यक्तित्व को दर्शा देते हैं। चालाक से चालाक व्यक्ति अपने भाव छुपाने के लिए कितना भी छल क्यों न कर ले, असल इरादों को पूरी तरह नहीं छुपा पाता। क्रोध और अप्रिय स्थिति में आवाज तेज हो जाती है। प्रेम के भाव के साथ मधुर और धीमी आवाज के बदलाव के विभिन्न रूपों को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। स्वार्थी व्यक्ति के स्वभाव में आकर्षण, सहजता और मधुर आवाज बहुत दुर्लभ होती है। स्वर में दयालुता विकसित करने के लिए समाज के प्रति संवेदना होनी बहुत जरूरी होती है। स्वर में सभ्यता और व्यक्तित्व में सहजता प्रेम से विकसित होती है। कैनेरी चिड़िया की चहचहाहट में मिठास का सबसे बड़ा कारण स्वतंत्र विचार हो सकते हैं। स्वतंत्र और निस्वार्थ विचारों से व्यक्तित्व में निखार आता है। व्यक्ति के स्वच्छ विचार वाणी को सहज और आकर्षक बनाते हैं। नंबर 10, संकेतों से जुड़े सत्य। किसी विषय से संबंधित निश्चित नियम तैयार नहीं किए जा सकते, बल्कि ऐसी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। स्पीच का माहौल और वक्ता का स्वभाव दर्शकों के मिजाज के मुताबिक होना चाहिए। स्पीच के दौरान वक्ता किस विचार पर कैसा भाव प्रस्तुत करेगा, इसका ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। स्पीच के बीच में वक्ता कई बार दोनों हथेलियों की पहली उंगलियों को छोड़कर बाकी उंगलियों की मुट्ठी बना लेता है और पहली उंगली को मिलाकर दर्शकों की तरफ ऐसे संकेत करता है जैसे विचारों की बौछार कर रहा हो। बहुत से वक्ता हथेली पर मुट्ठी की ताल देते हुए विचार पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। वहीं ब्रायन अहम विचारों को प्रस्तुत करने के दौरान ताली मारने के बाद सीधे हाथ को ऊपर उठाने का आदी है। ग्लैडस्टोन विचारों को बल देने के लिए सामने रखी मेज पर जोर से मुक्का मारता है। इस प्रकार वक्ता के अंदाज के बारे में कुछ अटकलें जरूर लगाई जा सकती हैं, लेकिन यह तय नहीं किया जा सकता कि भविष्य में वक्ता किस अंदाज को विकसित कर ले। इस विषय को ज्यादा स्पष्टता के साथ समझने के लिए इन स्टेप्स पर ध्यान देना आवश्यक है। 1. दर्शकों का ध्यान आकर्षित न कर पाने वाला अंदाज व्यर्थ होता है। 2. भाव विषय के मुताबिक होना चाहिए। 3. भाव एक जैसा नहीं होना चाहिए। 4. स्पीच के बीच की महत्वहीन कड़ी कमजोरी को जन्म देती है, इससे बचें। 5. इशारों का इस्तेमाल या तो भाव के साथ होना चाहिए या भाव से पहले, भाव के बाद नहीं। 6. छोटे और झटकेदार इशारों से बचिए। 7. चेहरे के भावों का महत्व होता है, इसलिए इसे इस्तेमाल करें। 8. जरूरत से ज्यादा इशारों का इस्तेमाल न करें। 9. शारीरिक मुद्रा का इस्तेमाल करते रहें। फाइनली इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड और वीडियोस को देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I be in my mind